कैनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के इस टॉपिक में हम इसका कंपैरिजन और लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन को जानेंगे। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1860 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने सबसे पहले पार्टिकल की मॉलिक्यूलर स्पीड को मैथमेटिकली तौर पे प्रूव किया था। इसके बाद 60 साल के तवील अरसे के बाद स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली तौर पर प्रूव कर दिया था और जो उस एक्सपेरिमेंट और मैथ इक्वेशन के रिजल्ट थे हमने वही डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम कैनेटिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं जो ये कहती है कि गैसेस में लातदाद मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अगर हम इन इंडिविजुअली पार्टिकल की स्पीड मालूम करना चाहें या उनकी मोशन मालूम करना चाहें तो वो बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को यूज करते हैं, यानी कि उनकी पार्टिकल के बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए हम तमाम इम्कानात यानी कि प्रोबेबिलिटी को हम पूरे के पूरे सिस्टम पर अप्लाई कर लेते हैं और इसी चीज को स्टैटिस्टिकल रिजल्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने प्रीवियस टॉपिक में एक सिंगल पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था। हम उस सिंगल पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी से उस सिस्टम के तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज को फाइंड आउट या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस पूरे डेटा को स्टैटिस्टिकल डेटा कहते हैं या स्टैटिस्टिकल रिजल्ट कहते हैं। अब हम मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेट की बात कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल डिफरेंट एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर होते हैं और लोग डिफरेंट फ्लोर में अपने कमरे के अंदर रहते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल भी अपने अपने एनर्जी लेवल के अंदर रहते हैं। जिन मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में रहते हैं, और जिन मॉलिक्यूल की स्पीड कम होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहते हैं या ग्राउंड स्टेट के अंदर रहते हैं। अब हम बोल्ट्जमैन फैक्टर को समझते हैं। ये इक्वेशन आपकी बुक में गिवन है जिसको आपने समझना है, यानी कि N2/N1। पहले हम इसी को समझते हैं। यहाँ पर N1 जो है रेशियो ऑफ पॉपुलेशन है, जो एनर्जी स्टेट नंबर 1 है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो N2 है ये हायर एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो N2 यानी कि स्टेट नंबर 2 में है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इक्वेशन की राइट साइड पर आए तो यहाँ पर E जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो बेसिकली कांस्टेंट होता है, और डेल E जो है ये दोनों एनर्जी स्टेट यानी कि N2 और N1 के बिटवीन जो एनर्जी डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर K भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यहाँ पे जो समझने वाला फैक्टर है वो ये है, जब मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, तो वो अपनी स्टेट यानी कि E1 को छोड़कर E2 यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर टेम्परेचर कम होता है या नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो इस केस में जो पॉपुलेशन होती है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्राउंड स्टेट पर ज्यादा होते हैं, यानी कि E1 पे ज्यादा होते हैं। अभी जो आपने इक्वेशन देखी इसी इक्वेशन को बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लो एनर्जी स्टेट पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं और हायर एनर्जी स्टेट पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होते हैं। अगर यही मॉलिक्यूल टेम्परेचर गेन कर लेते हैं तो ये अपने आप की एनर्जी स्टेट को प्रमोट करते हैं और लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। इसी चीज को मैंने विजुअल रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखें जिनका टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर पर ग्राउंड स्टेट पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा है। अगर आप टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो यही मॉलिक्यूल खुद को प्रमोट करते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। तो हायर स्टेट में यहाँ पर देखें 3 मॉलिक्यूल आपको शो हो रहे होंगे। तो टॉपिक का लास्ट पार्ट ये बता रहा है कि मॉलिक्यूल मुसलसल मूव करते रहते हैं। मुसलसल मूव करने की वजह से इनकी स्पीड भी मुसलसल तब्दील होती रहती है, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, जो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम पहले से ही ड्राइव कर चुके हैं, जो ये बताता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो इन बातों का रिजल्ट ये है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट स्पीड रखने की वजह से डिफरेंट एनर्जी तो रखती हैं, लेकिन जब आप उसकी एवरेज एनर्जी निकालते हो, काइनेटिक एनर्जी निकालते हो, तो वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। अगर आप टेम्परेचर की डेफिनेशन देखें तो वो भी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर, तो वो इसी वजह से स्टेबल ही रहती है। जज़ाकल्लाह।